दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल एमसीक्यू सीरीज। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट थर्ड मैं फिर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इससे पहले 50 नंबर तक के क्वेश्चंस हो गए थे। अगला क्वेश्चंस फिर मैं आपको बताऊँगा। आप क्वेश्चंस को देखें। 51 लाइक एक मिनट 51 नंबर के क्वेश्चंस देखें। निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। दूसरा, इसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इस आधार पर कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला और फिर सुनिर्दिष्ट प्रक्रिया के बिना कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, बी में केवल दो, सी में एक व दो दोनों, डी में ना तो एक ना तो दो। चूँकि आप देखेंगे कि निवारक निरोध जो कानून होता है आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 22 के अंतर्गत उसमें क्या प्रावधान है कि गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, किंतु निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध इंटरसेंस नज़रबंद, ठीक है, नज़रबंद। जैसे आप समझ सकते हैं, निवारक निरोध कानून सरकार को असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार सौंपता है, किंतु कभी कभी इसका दुरुपयोग के मामले भी सामने आ सकेंगे। जैसे एक चीज़ आप देखेंगे, इंदिरा गांधी के समय जो भी बिहार में आंदोलन चल रहा था, और जब वो पूर्ण बहुमत बीच में था ना, आंदोलन चल रहा था इंदिरा गांधी के समय, तो उस समय इन्होंने जब राष्ट्रपति से अचानक जो वो लगाया था निवारक निरोध कानून, राष्ट्रपति शासन लगा करके निवारक निरोध कानून के तहत इन्होंने क्या किया था कि सारे बड़े बड़े नेताओं को अंदर डाल दिया था, जेल में नज़रबंद कर दिया था। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल 22, तो उसमें उठा करके राष्ट्रहित में या देश हित में इसको लगाया जाता है कि कोई देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी कोई आंदोलन हो रहा है उसको बंद करने के लिए। हालांकि इसका दुरुपयोग भी आप देख सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था अपनी सत्ता को बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये चीज़ें देखें, सी, एक व दो दोनों सही होगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथों में असामाजिक तत्वों को राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार भी है, और इसे कभी कभी व्यक्ति के आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ओके, इस आधार पर कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला, अभी तो मैंने इसको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि एक चीज़ हम देखेंगे कि इसमें किसी व्यक्ति को देश के कानून व्यवस्था या शांति सुरक्षा के लिए खतरा अगर कोई व्यक्ति बनता है तो उसे भी बंदी बनाया जा सकता है। निवारक निरोध कानून के तहत मात्र 3 महीने की, अधिकतम 3 महीने ही इसको रखा जा सकता है बंदी बना करके। 3 माह से अधिक के लिए ऐसे मामले समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ओके, अतः कथन सलाहकार बोर्ड होते हैं, उनके सामने प्रस्तुत करके फिर उसको आगे का डेट बढ़ाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक व्यवस्था, ठीक है, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? ये भी ध्यान देना है, असत्य कौन सा है? केवल एक, केवल दो, सी में एक व दो दोनों, डी में ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शंस देखेंगे। इसके जो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, लोक व्यवस्था, नैतिकता और जो पब्लिक ऑर्डर है, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम सार्वजनिक हित की बात करें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, अगर इसमें कोई लड़कियों की शिक्षा से लेकर के कहीं भी किसी भी तरह की अगर धर्म जो है उसको वंचित करता है उस चीज़ से, तो उसको सरकार क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। इनफैक्ट सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है कब? जब लोक व्यवस्था और नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर, ठीक है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित है, असीमित नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है असीमित नहीं है, ठीक है। हाँ, इसका सीमा तय किया गया है। समाज में व्याप्त बुराइयां, मानव बलि, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, या इनफैक्ट आप ट्रिपल तलाक का, फिर हिजाब और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब का मुद्दा प्रॉब्लम देखेंगे। कुर्तियों पर प्रहार करने हेतु अनेक कदम गवर्नमेंट द्वारा उठाए भी गए हैं।
आप अभी हाल ही तलाक का मुद्दे पे उसमें आप देखेंगे कि कोर्ट का वो आ चुका है, कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। सरकार द्वारा विधि द्वारा बनाए गए कदमों को स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जो सरकार द्वारा या कोई विधेयक द्वारा कोई भी कदम उठाया जाएगा वो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कभी नहीं होगा। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता तो दी है। संविधान धर्मांतरण, भय और लालच दिखाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की इजाज़त भी नहीं देता। ठीक है, संविधान हमें केवल अपने धर्म की सूचनाओं का प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, जिससे लोग स्वतः उसकी ओर आकर्षित हों और अंतःकरण से करते हैं। आप सोच फोर्स करके आप कितनों को धर्म परिवर्तन करा पाइएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपनी छवि ऐसा रखिए, आप अपना व्यक्तित्व ऐसा रखिए कि लोग अप्रिशिएट करें और उस धर्म को उस धर्म में ऑटोमेटिक आए। तो फोर्स करके ये हमारी संविधान हमको इजाज़त नहीं देती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि आंसर तो मैंने बताया नहीं कौन सा ठीक है। इस प्रकार देखेंगे डी, ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो, ये दोनों चीज देखिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसमें क्या लिखा था निम्नलिखित कथनों, इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये भी कथन ठीक है, ये भी कथन ठीक है, दोनों कथन ठीक है, लेकिन सबसे माइनर पॉइंट है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो दोनों सत्य हैं, तो इसमें कौन सा होगा, ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसके आधार पर विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। दूसरा क्या है, इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया था। तीसरा, इसकी सिफारिशों द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था। चौथा, सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए सभी वर्गों ने स्वागत किया था। ठीक है, हम देखेंगे कि 1979 के आसपास में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तत्कालीन प्रधानमंत्री उसमें कौन थे, मोरारजी लाल देसाई थे। उन्होंने क्या किया था, द्वारा जो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित किया इसे मंडल आयोग को, इसे मंडल आयोग भी कहा गया। ठीक है, इसने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की थी। इसने पेश कब किया था, 1918 में। ओके, इस आयोग ने क्या किया था, सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्ग हेतु 27% सीट आरक्षित किए थे। जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए 27% सीट क्या किया था, आरक्षित किया था। इसकी सिफारिशों को 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा लागू किया गया। जो ये सिफारिश था 27% जो मंडल आयोग द्वारा किया था, तो वीपी सिंह जो थे, वीपी सिंह उनके द्वारा लागू किया गया था। ओके, कब, 1919 में। इसके अलावा इसमें देखेंगे कि दक्षिण भारत के राज्यों में 1960 के दशक से ही अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। 1960 से ही उसमें पहले से ही आरक्षण का प्रावधान चल रहा था, लेकिन यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी, उत्तर भारत के राज्यों में बाद में आई। सरकार द्वारा आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू करने के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोधी भी हुआ, हिंसा का रूप ले लिया, लोग विरोध किए। इस फैसले को न्यायालय में चुनौती भी दी गई। अतः क्या सकते हैं, इसमें कौन सा कथन, उपर्युक्त कथनों में कौन सा असत्य है, तो असत्य केवल 4A। क्योंकि आप ये भी देखिए, अभी मैंने स्टेटमेंट में बताया 1919 में इसकी सिफारिश की गई थी, और यह दूसरे पिछड़े वर्ग का जिसके अध्यक्ष कौन थे, विंदेश्वरी। तो ये तीनों सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है। भारत के शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सा परिकल्पित है, किसमें दिखाई देता है, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध। ओके, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए में क्या है, 1 2 4, बी में 2 3 4, सी में 1 व 4, डी में 1 2 3 4 ऑप्शंस हो गए। अब देख, चूंकि कल भी डिस्कस हुआ था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किसके आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत है। जैसे आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध एवं कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का निषेध, बालक काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि उत्तर सी सही है, 1 व 4, कारखाने में ये काम नहीं करेंगे। और मानव देह व्यापार, अस्पृश्यता आर्टिकल 17 है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा आप देख सकते हैं कि 25 से लेके ये धार्मिक स्वतंत्रता या स्पेशली माइनॉरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है। विधि के शासन यानी कानून का शासन, विधि मतलब कानून के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में शक्तियों का परिसीमन, जो गवर्नमेंट की शक्तियाँ होता है उसकी परिसीमन यानी उस पर सीमा निर्धारित कर देना, अनलिमिटेड नहीं होगा। विधि के समक्ष समता, कानून सबके लिए क्या होगा, समान होगा। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ठीक है, सरकार के प्रति लोगों का उत्तरदायित्व होना, ठीक है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। केवल ए में क्या है 1 व 3, बी में 2 व 4, सी में 1 2 4, डी में 1 2 3 4 ऑप्शंस हो गए। अब देख, ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है। इसमें आप देखेंगे कि ब्रिटिश जो न्यायविद, एक ब्रिटिश जस्टिस रहे हैं एवी डायसी का मानना क्या था कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है, यानी कानून के शासन के प्रिंसिपल का मूल तत्व है। व्यक्तिगत अधिकारों की स्वतंत्रता अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जिससे नागरिक अधिकार का स्वतंत्र विधि के शासन के प्रमुख लक्षण वगैरह शामिल हैं। शक्तियों पर युक्तियुक्त निर्बंधन परिसीमन विधि के शासन के अहम पक्षों में से एक है। बिल्कुल, अगर आपको किसी भी चीज़ में अनलिमिटेड शक्तियाँ दे देते हैं तो वो तो तानाशाह का रूप ले लेगा, तो कहीं ना कहीं परिसीमन की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से हम देखेंगे कि इसमें कौन सा विकल्प सी सही होगा, 1 2 और 4। सरकार के प्रति जन दायित्व तो नहीं होता है, बल्कि जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, दूसरा समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, तीसरा भोजन का अधिकार। मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों में आता है। केवल 1 व 2, केवल 3, केवल 1, इसमें क्या है 1 2 व 3। इसमें तीनों सही होगा, ये भी और ये भी। कैसे सही होगा हम देखेंगे कि इसमें क्या है, मानव का अधिकार होता है व्यापक उद्घोषणा क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में अपनाया गया था। मानव के अधिकार 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, यूनाइटेड स्टेट यूएनओ, उसके द्वारा अपनाया गया था 1948 में। ओके, इस उद्घोषणा में ऐसा समझा मानदंड को अपनाया गया जिसे राष्ट्रों को प्राप्त करना है। इसके तहत घोषित प्रमुख मानवाधिकार क्या थे। पहला मानवाधिकार में क्या था, जो मानव का अधिकार होता है, जीवन का अधिकार होता है, कानून के समक्ष समता और कानून के द्वारा समान संरक्षण का अधिकार होता है, शिक्षा वस्त्र आवास चिकित्सा सेवाओं का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, निजता का अधिकार है, राष्ट्रीयता का अधिकार है, विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, सार्वजनिक सेवा एवं समान पहुंच का अधिकार है। सार्वजनिक सेवा और हर जगह समान पहुंच का अधिकार है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये तो खैर व्यवहार ही में है, क्या कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें सिर्फ किताबों में पढ़ने पड़ते हैं। ओके, तो इसमें कुछ होना नहीं है। एटलीस्ट दोस्तों, एक क्वेश्चंस को जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोग, इसमें तो केवल ये डी सही होगा। इसको लाइक करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोस्टली यार हमारे चैनल को थोड़ा उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो थोड़ा जो वंचित रह रहा है, क्योंकि मैं भी कुछ स्ट्रगल ही है कि अब मेरे क्वेश्चन जो है हर व्यक्ति तक पहुंचे, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है और मेरी भी बढ़ रही है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला क्या है, भारत में इसे मौलिक और आत्यांतिक अधिकार के रूप में पहचान मिली है, एब्सोल्यूट। ओके, दूसरा क्या है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के निर्गत होता है, 21 में दिखता है। तीसरा क्या है, खड़क सिंह मामले 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको चुनना है। पहले ऑप्शन में क्या है, ए 1 व 2, बी में 1 2 3, सी में 2, डी में 2 व 3। तो हम ऑप्शंस देख लिए। अब क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे कि इसमें केवल सी सही होगा, ठीक है, केवल दो। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारत के निजता का अधिकार होता है, क्योंकि 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने 9 न्यायाधीशों वाली संविधान की पीठ में क्या फैसला दिया, गोपनीयता का अधिकार, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्भूत होता है, और इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित विभिन्न मौलिक स्वतंत्रताओं के तहत
स्वाभाविक रूप से संरक्षण प्राप्त है। अतः कथन 2 बिल्कुल सही है। आर्टिकल 21 किसके अंतर्गत है? गोपनीयता का अधिकार 21 के अंतर्गत है। ओके, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 9 संविधान जजेस के बेंच ने ये फैसला सुनाया था। एक चीज़ और तब देखो, गोपनीयता के अधिकार को हमारे संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना गया है, लेकिन अन्य मौलिक अधिकारों की तरह यह एक क्या है? पूर्ण अधिकार नहीं है। गोपनीयता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। अतः कथन एक क्या कह सकते हैं? सही नहीं है। कथन एक ये आत्यंतिक या पूर्ण अधिकार, एब्सोल्यूट अधिकार के रूप में पहचान मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गोपनीयता या निजता का अधिकार। 9 न्यायाधीशों की संविधान के पीठ ने 1954 में MP शर्मा मामले में 8 जजों और वर्ष 1962 में खड़क सिंह मामले में 6 जजों की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि निजता को संविधान के तहत सुरक्षित नहीं किया गया। इसमें जो क्या लिखा हुआ, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, खड़क सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? खारिज कर दिया। ओके, तो कथन 3 भी हमारा देखेंगे ठीक नहीं है। कथन 3 सही नहीं है। खड़क सिंह मामले और सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित व्यक्ति की गरिमा को अनुच्छेद आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ में अवश्य अवयव के रूप में शामिल करना चाहिए, लेकिन गोपनीयता के अधिकार को हमारे संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। अतः कथन 3 क्या है? बिल्कुल गलत है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्र संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल है स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है, के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिकार केवल राज्य कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। यह अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा उत्तर सही है? केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो हम ऑप्शंस देख, आर्टिकल 19 के तहत हम क्या देखते हैं? आर्टिकल 19 के तहत पहला क्या है? विचार। आर्टिकल 19 क्लास 1 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण क्लास 2 में क्या है? शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने सभा करने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने या समिति बनाने की स्वतंत्रता है। 4 में आप देखेंगे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आवागमन करने का स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में देखेंगे कोई भी पेशा अपनाने की भी स्वतंत्रता है। ये सभी केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध प्राप्त है, ना कि व्यक्तिगत के रूप में। ओके, अतः कथन 1 इसमें बिल्कुल सही है। ओके, फिर इसके अलावा आप देखेंगे ये अधिकार केवल नागरिकों और शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है, लेकिन विदेशियों के लिए या कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनी या निगमों इत्यादि के लिए नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं। ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें केवल 1 सही होगा, ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार हैं? चुनाव करने का अधिकार, मतदान का अधिकार, शराब का व्यापार करने का अधिकार, ख्याति का अधिकार। इसमें क्या कह रहे हैं? मौलिक अधिकार क्या है? तो आप देखेंगे इसमें मतदान करने का अधिकार, चुनाव का अधिकार, शराब का व्यापार करने का अधिकार, ख्याति का अधिकार। तो निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके आप देखेंगे सही उत्तर चुनना है कि केवल 2 व 3, केवल 1 व 2, केवल 1, 2 व 3। डी में क्या है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, 1, 2, 1, 2 व 4। कैसे? जो हालिया मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिसेंट 2018 में मामला हुआ था, उसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है और शादी करने का अधिकार है। उसके सार्थक अस्तित्व एक अंतर्भूत भाग है। ओके, संविधान प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता रूप में गारंटी देता है। विश्वास की पसंद वास्तव में विवाह के मामलों में विकल्प एक ऐसे क्षेत्र के भीतर है जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोच्च होती है। अतः चुनाव का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जैसे चुनाव का अधिकार यहाँ पे मतदान से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे क्या है? जीवन साथी चुनने का अधिकार। ओके, तो ये क्या है? मौलिक अधिकार है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा मतदान का जो इसमें दिया हुआ है, PUCL बनाम भारत संघ 2013 में उच्च न्यायालय ने क्या कहा? PUCL बनाम भारत संघ में उच्च न्यायालय ने क्या कहा था? मतदान में मत का प्रयोग किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक पहलू है। ओके, और संविधान के अनुच्छेद 19 क्लास 1A के तहत संरक्षित है, जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः मतदान का अधिकार भी क्या है? मौलिक अधिकार है। तो ये भी आपका क्या होगा? दूसरा भी सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G के तहत क्या बोला गया है? मादक वस्तुओं के कारोबार को जारी रखना एक मौलिक अधिकार नहीं होगा।
तो जाहिर है शराब का व्यापार करना ये सब फंडामेंटल राइट नहीं होता हो, तो ओके। चौथा आप देखेंगे कि ये क्यों सही है, तीसरा तो गलत है। चौथा, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। जो ख्याति है या प्रतिष्ठा है या उसका वर्चस्व है, ठीक है, उसकी प्रसिद्धि है, वो एक मौलिक अधिकार है। अतः विकल्प डी भी क्या है, सही है। ओके, इसमें कौन सा, इसको आर्टिकल 21 के तहत इसको भी रखा गया है। हाँ ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।